नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? चलिए कक्षा 11 जीव विज्ञान चैप्टर 2 जीव जगत का वर्गीकरण बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले स्लाइड 1 की तरफ देखते हैं और इतिहास के पन्नों को पलटते हैं। बिल्कुल। अगर हम सभ्यता की शुरुआत की बात करें तो इंसानों ने हमेशा से जीवों को समझने की कोशिश की है। अरस्तु का नाम तो सुना ही होगा। हाँ, एरिस्टोटल। राइट। उन्होंने सबसे पहला वैज्ञानिक प्रयास किया था। उनका तरीका बहुत ही सीधा सा था। उन्होंने पौधों को बस उनके आकार के आधार पर 3 हिस्सों में बांट दिया। मतलब पेड़, झाड़ी और शाक। हाँ, वही ट्रीज, श्रब्स और हर्ब्स, और जानवरों को इस आधार पे बांटा कि उनमें लाल खून है या नहीं है। देखा जाए तो ये शुरुआत बहुत ही सरल थी और व्यवहारिक भी थी। हाँ, उस वक्त के हिसाब से तो थी। बिल्कुल, क्योंकि उस समय माइक्रोस्कोप जैसी कोई चीज तो थी नहीं हमारे पास, इसलिए जो बाहर से आंखों से दिखता था उसी के आधार पर वर्गीकरण कर दिया गया। सही बात है। फिर इसके बाद स्लाइड पर देखिए, आते हैं कैरोलस लिनियस। इन्होंने अपनी द्विजगत प्रणाली दी, यानी 2 किंगडम सिस्टम। हाँ, इन्होंने पूरी दुनिया के जीवों को सिर्फ 2 जगत में बांट दिया, एक प्लांटी और दूसरा एनिमेलिया। बस 2 ही? हाँ, अगर मैं इसे एक एनालॉजी से समझाऊं तो ये ऐसा था जैसे किसी बहुत बड़ी लाइब्रेरी की करोड़ों किताबों को सिर्फ 2 अलमारियों में ठूसने की कोशिश की जा रही हो। एक अलमारी पौधों की और एक जानवरों की। सुनने में तो ये बड़ा आसान सा लगता है ना? लेकिन ये बहुत ही ज्यादा बुनियादी था। लिनियस की ये प्रणाली उस समय के लिए तो एक बड़ी छलांग थी, लेकिन जैसे जैसे विज्ञान आगे बढ़ा इसकी कमियां सामने आने लगी। कैसी कमियां? देखो, सबसे बड़ी समस्या ये थी कि इस प्रणाली ने प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक जीवों के बीच कोई अंतर ही नहीं किया। अच्छा, मतलब जिनके पास स्पष्ट केंद्रक नहीं है और जिनके पास है वो सब एक साथ? बिल्कुल। और प्रकाश संश्लेषी जीव जो अपना खाना खुद बनाते हैं और अप्रकाश संश्लेषी जीव जैसे कवक जो सड़ी गली चीजों पर निर्भर है, उन्हें भी एक ही जगह रख दिया गया। अरे, और यहाँ पर ना एक बहुत बड़ा कैच है। स्लाइड पर जो एग्जाम पॉइंट बॉक्स बना है उस पर ध्यान दीजिए। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगर एग्जामिनर आपको फंसाना चाहेगा तो वो यहीं से सवाल पूछेगा। लिनियस की प्रणाली में एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय जीवों के बीच कोई अंतर नहीं किया गया था। मतलब एक अकेली कोशिका वाले बैक्टीरिया को और एक विशाल पेड़ को एक ही बॉक्स में डाल दिया गया था। एकदम सही। और ये वो बारीक अंतर है जो टॉपर्स हमेशा याद रखते हैं। बिल्कुल याद रखना चाहिए, क्योंकि जब विज्ञान में ऐसे विरोधाभास आने लगते हैं ना, तो वो वर्गीकरण बहुत लंबे समय तक टिक नहीं पाता। लेकिन रुकिए, यहाँ ना एक बहुत बड़ा सवाल उठता है मेरे दिमाग में। क्या? लिनियस ने ये प्रणाली 18वीं शताब्दी में दी थी। अगर इसमें इतनी ज्यादा कमियां थीं, तो सही समाधान आने में 1969 तक का समय क्यों लग गया? ये एक बहुत ही शानदार सवाल है। मतलब 1969 में आर.एच. विटेकर के मास्टर स्ट्रोक से पहले इतने सालों तक हो क्या रहा था? देखो, यहाँ समझने वाली बात यह है कि विज्ञान कभी भी रातों रात नहीं बदलता है। ये तकनीक के साथ साथ धीरे धीरे विकसित होता है। अच्छा। जब तक हमारे पास इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप नहीं आए, तब तक हम कोशिका के अंदर झांक ही नहीं पाए। पुरानी प्रणालियों में सबसे बड़ी दिक्कत फंगी यानी कवक और पौधों को एक साथ रखने की थी, क्योंकि दोनों एक ही जगह जमीन पर टिके रहते हैं। राइट। तो बाहर से देखने पर लगा कि दोनों पौधे ही हैं, लेकिन जब माइक्रोस्कोप के नीचे इनकी कोशिकाओं को देखा गया तो एक बहुत बड़ा अंतर सामने आया। वो सेल वॉल वाला अंतर? एकदम सही। पौधों की कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है, जबकि कवक की कोशिका भित्ति का रासायनिक ढांचा बिल्कुल ही अलग होता है। और स्लाइड 2 पर अगर हम देखें तो विटेकर ने इसी बारीक लेकिन बहुत बड़े अंतर को पकड़ लिया था। हाँ, उन्होंने एक क्रांतिकारी कदम उठाया। उन्होंने जीवों को 5 जगतों में बांट दिया: मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। उन्होंने सिर्फ बाहर के लक्षणों को नहीं देखा, बल्कि जीवन की आंतरिक जटिलता को आधार बनाया। बिल्कुल। और इसके लिए उन्होंने 5 मुख्य पैमाने तय किए। वो 5 पैमाने क्या थे? पहला, कोशिका की संरचना कैसी है। दूसरा, शरीर का संगठन कैसा है। तीसरा, पोषण की विधि क्या है। चौथा, जनन का तरीका। और 5वां, जाति वृत्तीय संबंध। ये जाति वृत्तीय संबंध थोड़ा भारी शब्द है, इसे थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। हाँ, इसे फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप कहते हैं। इसका सीधा सा मतलब है विकासवादी इतिहास या एवोल्यूशनरी ट्री। मतलब सिर्फ आज का जीव मत देखो, ये देखो कि लाखों साल पहले उसका पूर्वज कौन था। एकदम सही। विटेकर का सिस्टम इसलिए इतना सफल हुआ क्योंकि ये विकास की कहानी भी बताता है। ये सच में एक मास्टर स्ट्रोक था। और स्लाइड पर मौजूद एग्जाम पॉइंट बॉक्स पर नजर डालिए।
परीक्षा के लिए ये एक ब्रह्मास्त्र है। हाँ, ये अक्सर पूछा जाता है। विटिकर के वर्गीकरण का मुख्य आधार कोशिका संरचना और पोषण की विधि था। ये पॉइंट कई बार सीधे सीधे पूछ लिया जाता है। तो अब जब हमारे पास 5 अलग अलग जगत आ गए हैं, तो चलिए स्लाइड 3 की ओर बढ़ते हैं। विकास की सीढ़ी का सबसे पहला पायदान, मोनेरा जगत। मोनेरा जगत, इन्हें तो मैं सूक्ष्म जीवों की दुनिया के बेताज बादशाह कहना पसंद करता हूँ। हाँ, बिल्कुल। क्योंकि इस दुनिया में सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरिया आते हैं। अगर हम इनकी शक्ल सूरत की बात करें तो इन्हें 4 मुख्य आकारों में बांटा जाता है। राइट। गोलाकार वाले कोकस, जो छोटी गेंदों जैसे दिखते हैं। हाँ। छड़ के आकार वाले बैसिलस, जो कैप्सूल की तरह होते हैं। हाँ। कॉमा के आकार वाले विब्रियो और स्प्रिंग के आकार वाले स्पाइरेलम। देखो, बाहर से देखने में इनकी संरचना बहुत ही साधारण सी लगती है। हाँ, सिर्फ एक प्रोकैरियोटिक कोशिका ही तो है। बिल्कुल, न कोई जटिल अंग है, न कोई बड़ा दिमाग है, लेकिन हमें इनके इस सीधेपन से धोखा नहीं खाना चाहिए। एकदम सही कहा। और यही मोनेरा का सबसे बड़ा रहस्य है। इस स्लाइड का एग्जाम पॉइंट भी यही है। संरचना में ये भले ही सरल हो, लेकिन चयापचय विविधता के मामले में ये सबसे आगे हैं। मतलब मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी। हाँ, इसका मतलब है कि ये अपना खाना बनाने या ऊर्जा पाने के लिए इतने तरह के रसायनों और गैसों का इस्तेमाल कर सकते हैं जितना दुनिया का कोई और जीव सोच भी नहीं सकता। इंसान भी नहीं कर सकता। बिल्कुल। और बोर्ड एग्जाम्स में ये पॉइंट घुमाकर पूछा जाता है कि संरचना में सरल होने के बावजूद कौन सा जगत सबसे अधिक चयापचयी विविधता दिखाता है। उत्तर है मोनेरा। और ये चयापचय विविधता ही है जो इन्हें दुनिया के हर कोने में जीवित रखती है। हर कोने का मतलब क्या? उबलते पानी में भी? हाँ, जब हम हर कोने की बात करते हैं तो इसमें वो जगह भी शामिल है जहां जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। यहीं पर अगली स्लाइड में आते हैं हमारे आद्य बैक्टीरिया। अरे वाह, आद्य बैक्टीरिया, आर्कीबैक्टीरिया, ये तो मेरे पसंदीदा हैं। इन्हें मैं प्राचीन योद्धा कहता हूँ। वो क्यों? क्योंकि ये वो बैक्टीरिया हैं जो पृथ्वी के उस समय से मौजूद हैं जब यहाँ का माहौल बहुत भयानक था, जैसे अत्यधिक नमक वाले क्षेत्रों में रहने वाले हेलोफाइल्स। हाँ। और खौलते हुए गर्म झरनों में रहने वाले थर्मो एसिडोफाइल्स, जहाँ तापमान 100 डिग्री तक होता है, और ऑक्सीजन रहित दलदल में पाए जाने वाले मीथेनोजन। और यहाँ समझने वाली बात ये है कि ये इतनी चरम स्थितियों में जीवित कैसे रह लेते हैं। कोई खास कवच होता है क्या इनके पास? एक तरह से हाँ। इसका कारण है इनकी कोशिका भित्ति की विशेष संरचना, जो सामान्य बैक्टीरिया से बिल्कुल अलग होती है। यही विशेष दीवार इन्हें उबलते पानी में पिघलने या फटने से बचाती है। कमाल है। और आद्य बैक्टीरिया के विपरीत होते हैं यू बैक्टीरिया, जिन्हें असली बैक्टीरिया कहा जाता है। ट्रू बैक्टीरिया। इनकी पहचान एक कठोर कोशिका भित्ति से होती है। और अगर ये चलते फिरते हैं तो इनमें एक कशाब होता है, मतलब एक फ्लैजिलम या पूंछ जैसी चीज जो इन्हें तैरने में मदद करती है। और इसी यू बैक्टीरिया समूह में हमारे साइनोबैक्टीरिया भी आते हैं। नील हरित शैवाल। हाँ, ब्लू ग्रीन एल्गी। ये बड़े कमाल के हैं क्योंकि ये पौधों की तरह क्लोरोफिल का इस्तेमाल करके प्रकाश संश्लेषण करते हैं। तो ये अपना खाना खुद बना लेते हैं? बिल्कुल। और ये पर्यावरण के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इनमें से कुछ, जैसे नॉस्टॉक और एनाबीना, हवा से नाइट्रोजन खींचकर मिट्टी में फिक्स कर देते हैं, जिससे मिट्टी उपजाऊ हो जाती है। सही कहा। और इस काम के लिए उनके पास एक बहुत ही खास मोटी दीवार वाली कोशिका होती है जिसे हेट्रोसिस्ट कहते हैं। अब यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जाम पॉइंट आता है स्लाइड पर, जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से भी जुड़ा है। अच्छा। हमने अभी मीथेनोजन की बात की थी ना, जो दलदल में मिलते हैं। हाँ हाँ। ये दलदल के अलावा गाय और भैंस जैसे जुगाली करने वाले जानवरों के आंतों में भी पाए जाते हैं। और जानवरों के गोबर से जो बायोगैस या मीथेन गैस बनती है, उसके पीछे इन्हीं मेथनोजन का हाथ होता है। अरे वाह। मीट के लिए तो ये एकदम हॉट टॉपिक है। ये एक बेहतरीन उदाहरण है कि बैक्टीरिया हमारे जीवन से कितने गहरे से जुड़े हैं। प्रकृति में वे हमारे दोस्त भी हैं और दुश्मन भी। बिल्कुल। स्लाइड 5 पर अगर हम देखें, मित्र रूप में तो दूध से दही बनाने वाले लैक्टोबैसिलस हो गए, या एंटीबायोटिक्स बनाने वाले बैक्टीरिया हो गए। और दुश्मन के रूप में? दुश्मन के रूप में यही बैक्टीरिया हैजा, टाइफॉइड और टिटनेस जैसी भयंकर बीमारियां फैलाते हैं। यहां तक कि खेती में नींबू के पौधों में जो सिट्रस कैंकर रोग होता है, वो भी इन्हीं की देन है। तो प्रकृति का यह संतुलन समझना बहुत जरूरी है। एक और एग्जाम्पल पॉइंट जो अक्सर पूछा जाता है वो ये है कि प्रकृति में सबसे ज्यादा प्रचुर मात्रा में कौन से बैक्टीरिया पाए जाते हैं? वो जो दूसरों पर निर्भर होते हैं। हाँ, हेक्सोट्रोफिक यानी विषमपोषी बैक्टीरिया। और इनमें से ज्यादातर मुख्य रूप से अपघटक का काम करते हैं। मतलब डिकम्पोजर्स। बिल्कुल।
सोचिए, अगर ये अपघटक ना हो तो पूरी धरती मरे हुए जीवों और कचरे के ढेर में बदल जाएगी। बाप रे। तो मोनेरा की इस अद्भुत प्रोकैरियोटिक दुनिया को समझने के बाद अब हम अगली स्लाइड यानी स्लाइड 6 पर चलते हैं। विकास की सीढ़ी पर एक कदम और ऊपर हम पहुंचते हैं प्रोटिस्टा जगत में। प्रोटिस्टा जगत ये एक तरह की छलांग है, एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक से एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीवों की ओर। मतलब अब इनके पास एक स्पष्ट केंद्रक है। हाँ, स्पष्ट न्यूक्लियस है, लेकिन प्रोटिस्टा जगत को समझना थोड़ा ट्रिकी हो सकता है। वो क्यों? इसे आप जीव विज्ञान का एक ऐसा जंक ड्रॉअर समझ सकते हैं, जिसमें वो सभी एक कोशिकीय जीव डाल दिए गए हैं जो पूरी तरह से पौधे, जानवर या कवक नहीं है। मतलब जो कहीं फिट नहीं हुए उन्हें यहाँ डाल दिया। हाँ, इसके अंदर बहुत ही अजीबोगरीब विविधता है। इस विविधता का सबसे शानदार उदाहरण है क्राइसोफाइट, जिसमें डायटम और सुनहरे शैवाल आते हैं। डायटम की बनावट मुझे विज्ञान की सबसे सुंदर चीजों में से एक लगती है। वो साबुनदानी वाली संरचना। बिल्कुल, इनकी कोशिका भित्ति किसी साबुदाने की तरह 2 हिस्सों में एकदम फिट बैठती है। और मजे की बात यह है कि ये कोशिका भित्ति आम भित्ति नहीं है, इसमें भारी मात्रा में सिलिका जमा होता है। सिलिका, जिससे कांच बनता है। हाँ, वही। और इस सिलिका की वजह से डायटम वस्तुतः अविनाशी हो जाते हैं, मतलब डिस्ट्रॉय नहीं होते। इसका मतलब है कि जब ये जीव मर जाते हैं तो उनका शरीर तो खत्म हो जाता है, लेकिन उनके ये कांच के कवच समुद्र की तलहटी में जमा होते रहते हैं। एकदम सही। और करोड़ों सालों में महासागरों की तलहटी में जमा हुए इन सिलिका अवशेषों को ही डायटोमेशियस मृदा कहते हैं। डायटोमेशियस अर्थ। राइट। ये मिट्टी बहुत खुरदरी होती है, इसलिए इंसानों ने इसका इस्तेमाल चीजों पर पॉलिश करने में और सिरप को छानने में करना शुरू कर दिया। क्या बात है। और एग्जाम पॉइंट की नजरिए से देखें तो डायटम महासागरों के मुख्य उत्पादक होते हैं। दुनिया भर के समंदर में जो जीवन चल रहा है ना, उसका एक बहुत बड़ा आधार यही सूक्ष्म डायटम है। बिल्कुल। लेकिन प्रोटिस्टा जगत सिर्फ डायटम तक सीमित नहीं है। स्लाइड 7 पर देखिए, इसमें कुछ ऐसे जीव भी हैं जो वैज्ञानिकों का भी सिर खुजा देते हैं। हाँ, और यहाँ मैं एक अजीबोगरीब जीव की तरफ ध्यान खींचना चाहूंगा। यूग्लिनॉइड्स, जैसे कि यूग्लिना। ये तो सच में बहुत रहस्यमयी है ना? जब इन पर सूरज की रोशनी पड़ती है तो ये पौधों की तरह प्रकाश संश्लेषण करके अपना खाना खुद बनाते हैं। लेकिन जैसे ही अंधेरा होता है, ये छोटे जीवों का शिकार करने लगते हैं, बिल्कुल किसी जानवर की तरह। अब आप ही बताइए, इसे हम पौधा माने या जानवर? यही तो उलझन है। और इसीलिए तो लिनियस की पुरानी 2 किंगडम प्रणाली फेल हो गई थी। युग्लिना के इस दोहरे व्यवहार को विज्ञान में मिक्सोट्रॉफिक पोषण कहते हैं। मिक्सोट्रॉफिक? हाँ, ये ऐसा है जैसे किसी गाड़ी में पेट्रोल इंजन भी हो और वो सोलर पैनल से भी चलती हो। क्या कमाल की एनालॉजी है। और इनकी बनावट में एक और खास बात है जो परीक्षा के लिए एक बड़ा एग्जाम पॉइंट है। इनमें पौधों की तरह कोई कठोर कोशिका भित्ति नहीं होती। तो क्या होता है? इसकी जगह इनके शरीर पर प्रोटीन से बनी एक बहुत ही लचीले परत होती है, जिसे पेलिकल कहते हैं। ये पेलिकल ही है जो यूग्लिना को इतना लचीला बनाती है कि वो अपना आकार बदल सकता है। अच्छा, और इसी प्रोटिस्टा जगत में प्रोटोजोआ भी आते हैं। हाँ, जो पूरी तरह से विषमपोषी होते हैं। बिल्कुल। विकास के नजरिए से इन्हें जानवरों का शुरुआती रिश्तेदार माना जाता है। मतलब ये शिकार करते हैं या परजीवी होते हैं? बिल्कुल। इसके कुछ बहुत ही जाने माने उदाहरण हैं, जैसे सीलिएटेड प्रोटोजोआ, जिसका क्लासिक उदाहरण पैरामीशियम है। पैरामीशियम, वो चप्पल के आकार वाला? हाँ, वही। इसके शरीर पर हजारों छोटे छोटे बालू जैसी संरचनाएं होती हैं, जिन्हें सीलिया कहते हैं। ये पानी में नाव के चप्पू की तरह एक साथ चलते हैं और भोजन को सीधा इसके मुंह की तरफ धकेलते हैं। और एक वो भी तो है स्पोरोजोआ, जिसका सबसे कुख्यात उदाहरण प्लाज्मोडियम है। हाँ, यह वही परजीवी है जो इंसानों में मलेरिया फैलाता है। इसने तो मानव इतिहास को बहुत गहराई से प्रभावित किया है। बिल्कुल किया है। तो प्रोटिस्टा की इस बहुरूपी जगत के बाद अब हम स्लाइड 8 की तरफ बढ़ते हैं। एक ऐसे जगत में प्रवेश करते हैं जो प्रकृति का सबसे बड़ा रिसाइकलिंग प्लांट है। कवक जगत, यानी फंगी। कवक की दुनिया। शुरुआत में हमने बात की थी ना कि कैसे ये जानवरों के ज्यादा करीब हैं। हाँ, और प्रोटिस्टा के बाद यह मुख्य रूप से एक बहुकोशिकीय दुनिया है, हालांकि इसमें ईस्ट जैसा एक कोशिकीय अपवाद भी है। वही ईस्ट जिससे ब्रेड और बियर बनती है। बिल्कुल। कवक की विविधता हमारे चारों तरफ है। रोटी पर लगने वाली सफेद फफूंद से लेकर पिज्जा पर डलने वाले मशरूम तक, यीस्ट को छोड़कर बाकी सभी कवक तंतुमय होते हैं। तंतुमय यानी फिलामेंटस। इसका मतलब है कि इनका शरीर लंबे पतले धागे जैसी संरचनाओं से बना होता है,
जिन्हें कवक तंतु या हाइफे कहते हैं। राइट। और जब ये धागे आपस में मिलकर एक बहुत बड़ा जाल बना लेते हैं तो उस पूरे नेटवर्क को माइसीलियम कहा जाता है। इसे आप जमीन के नीचे बिछा हुआ एक प्राकृतिक इंटरनेट समझ सकते हैं। ये बहुत ही सटीक उदाहरण है। और यहाँ वो सबसे बड़ा अंतर आता है जिसने विटेकर को इन्हें पौधों से अलग करने पर मजबूर किया। वो क्या था? इनकी कोशिका भित्ति। हाँ, और ये पॉइंट परीक्षा के नजरिए से स्लाइड का मेन एग्जाम पॉइंट है। कवकों की कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की नहीं बल्कि काइटिन और पॉलीसेकेराइड की बनी होती है। काइटिन? ये बहुत दिलचस्प है। बिल्कुल। काइटिन वही सख्त और लचीला पदार्थ है जिससे कीड़ों और कॉकरोच का बाहरी कंकाल बना होता है। सोचिए, एक फंगस की दीवार उसी चीज से बनी है जिससे एक कॉकरोच का कवच बना है ना कमाल की बात। विज्ञान में ऐसे ही कनेक्शंस चीजों को याद रखने में मदद करते हैं। अब स्लाइड 9 पर देखिए। कवक जगत को भी उनकी संरचना और जनन के तरीके के आधार पर आगे कुछ वर्गों में बांटा गया है। सबसे पहले हैं फाइकोमाइसेटीज। ये वो कवक हैं जिन्हें नमी बहुत पसंद है। ये आमतौर पर पानी, सीलन भरी जगहों या सड़ी गरी लकड़ियों पर पनपते हैं। हाँ, और कुछ तो पौधों पर अविकल्पी परजीवी के रूप में रहते हैं। मतलब बिना पौधे के ये जिंदा नहीं रह सकते। इनकी शारीरिक संरचना भी बहुत अजीब है। इनका माइसीलियम आपटी और बहुकेंद्रकी होता है। ये बहुकेंद्रकी यानी सिनोसिटिक का क्या मतलब हुआ? देखो, सामान्य कोशिकाओं के बीच में दीवारें होती हैं, लेकिन यहाँ धागों के बीच में कोई दीवार नहीं होती। यह एक लंबी खुली नली की तरह होता है जिसके अंदर बहुत सारे केंद्रक एक साथ तैरते रहते हैं। अच्छा, जैसे एक विशालकाय खुली फैक्ट्री हो जिसमें अलग अलग कमरे ना हो। एकदम सही। और इनके जनन के तरीके पर परीक्षा में सवाल जरूर बनता है। साइकोमाइसीटीज में अलैंगिक जनन के दौरान जो बीजाणु बनते हैं वे बीजाणुधानी नाम की एक थैली के अंदर अंतरजातीय रूप से उत्पन्न होते हैं। एंडोजीनसली मतलब थैली के अंदर सुरक्षित माहौल में बनते हैं। इसके उदाहरण है म्यूकर, राइजोपस यानी रोटी की फफूंद और सरसों के पत्तों पर सफेद धब्बे करने वाला एल्ब्यूगो। इसके ठीक विपरीत स्लाइड 10 पर जब हम अगले वर्ग बेसिडियोमाइसीटीज को देखते हैं तो कहानी थोड़ी बदल जाती है। हाँ, इस वर्ग में हमारे जाने माने मशरूम और पफबॉल आते हैं। यहाँ जो जनन बीजाणु बनते हैं वे किसी थैली के अंदर नहीं बल्कि बाहर की तरफ यानी एक्सोजीनसली बनते हैं। राइट। लेकिन कवक जगत में एक ऐसा वर्ग भी है जो विज्ञान के लिए एक पहेली बना हुआ है। ड्यूटेरोमाइसीटीज। इन्हें अपूर्ण कवक कहा जाता है। इम्परफेक्ट फंगी। अब सवाल ये है कि इन्हें अपूर्ण क्यों कहा जाता है? क्या इनमें कोई खराबी है? नहीं, इनमें कोई खराबी नहीं है, बल्कि हमारी जानकारी अभी अधूरी है। वो कैसे? विज्ञान ऐसे काम करता है। इन्हें अपूर्ण इसलिए कहा जाता है क्योंकि वैज्ञानिकों को अभी तक केवल इनकी अलैंगिक या वानस्पतिक अवस्था का ही पता चला है। अच्छा, और लैंगिक जनन के बारे में नहीं पता? बिल्कुल। और कवकों में लैंगिक जनन उनके वर्गीकरण का एक बहुत बड़ा आधार है। इसका मतलब ड्यूटेरोमाइसीटीज एक तरह का वेटिंग रूम है। हाँ, बिल्कुल, वेटिंग रूम जैसा ही। विज्ञान ने उन सभी कवकों को इस वेटिंग रूम में बिठा दिया है जिनके लैंगिक जनन के बारे में हमें नहीं पता। जैसे ही भविष्य में किसी की लैंगिक अवस्था मिल जाती है तो उन्हें तुरंत यहां से निकालकर उनके सही वर्ग में शिफ्ट कर दिया जाता है। एकदम सही एनालॉजी है। और ये पॉइंट परीक्षा के लिए एक बहुत ही शानदार कैच है। एग्जाम पॉइंट नोट कीजिए। ड्यूटेरोमाइसीटीज केवल अलैंगिक बीजाणुओं से जनन करते हैं जिन्हें कोनिडिया कहते हैं। इसके उदाहरण ऑल्टरनेरिया और टाइकोडर्मा है जो मुख्य रूप से खनिजों के चक्रण में मदद करते हैं। तो अब तक हमने सूक्ष्म जीवों, शैवालों और कवकों की गहराई से बात की। अब हम स्लाइड 11 पर उन दो जगतों की ओर बढ़ते हैं जिन्हें हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में सबसे ज्यादा देखते हैं। प्लांटी और एनिमेलिया, उत्पादक और उपभोक्ता। राइट। प्लांटी जगत में वो सभी यूकैरियोटिक जीव आते हैं जिनमें क्लोरोफिल होता है और जो स्वपोषी होते हैं। इनकी कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है। और पौधों के जीवन चक्र में एक बहुत ही अद्भुत प्रक्रिया होती है जिसे पीढ़ी एकांतरण कहते हैं। ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। इसे आप किसी साइंस फिक्शन फिल्म की तरह समझ सकते हैं। वो कैसे? इसमें पौधा अपनी एक पीढ़ी में द्विगुणित रूप में रहता है यानी स्पोरोफाइट, जिसमें क्रोमोसोम के 2 सेट होते हैं, और अगली पीढ़ी में वो बिल्कुल अलग अगुणित रूप ले लेता है यानी गेमेटोफाइट, जिसमें क्रोमोसोम का 1 सेट होता है। हाँ, और ये चक्र लगातार चलता रहता है। और दूसरी तरफ है एनिमेलिया यानी हम और बाकी सभी जानवर, बहुकोशिकीय, विषमपोषी और जिनमें कोई कोशिका भित्ति नहीं होती। एनिमेलिया की एक और खास बात है कि ये अपना भोजन शरीर के अंदर एक गुहा में ले जाकर पचाते हैं जिसे होलोजोइक पोषण कहते हैं।
होलोजोइक, और हम अपनी अतिरिक्त ऊर्जा को ग्लाइकोजन या वसा के रूप में जमा करते हैं। बिल्कुल। अगर मैं एक सीधी एनालॉजी दूं तो एनिमेलिया मूल रूप से प्रकृति के वे मेहमान हैं जो प्लांटी जगत द्वारा बनाई गई विशाल दावत पर पूरी तरह से निर्भर हैं। बिना पौधों के जानवरों का कोई वजूद ही नहीं है। यह एक बहुत ही सटीक तुलना है। पौधे खाना बनाते हैं और जानवर उसे खाते हैं। लेकिन प्रकृति में हमेशा कुछ अपवाद होते हैं जो नियमों को तोड़ते हैं। और एग्जामिनर को अपवाद बहुत पसंद होते हैं। एकदम सही। प्लांटी जगत में सब कुछ सीधा साधा नहीं है। कुछ पौधे ऐसे हैं जिन्होंने जानवरों का शिकार करना सीख लिया है। कीटभक्षी पौधे। हाँ, जिन्हें हम इंसेक्टिवोरस कहते हैं, जैसे वीनस फ्लाई ट्रैप, जो कीड़ों को पकड़कर उन्हें हजम कर जाते हैं। और कुछ पौधे तो परजीवी बन गए हैं, जैसे अमरबेल, जो अपना खाना खुद बनाने के बजाय दूसरे हरे पौधों से अपना पोषण चुराते हैं। तो विकास के इन अजूबों को समझने के बाद अब हम इस क्लास के सबसे रहस्यमयी और अंतिम हिस्से में पहुंच गए हैं। स्लाइड 12। ये वो हिस्सा है जिसने विटेकर के 5 किंगडम सिस्टम को भी चुनौती दे दी। क्या ये जिंदा है? हाँ, वायरस, विरियोइड और लाइकेन, इन विचारों को विटेकर के 5 बॉक्स में से किसी में भी कोई जगह नहीं मिली। क्योंकि वर्गीकरण का पहला नियम था कोशिका संरचना, और ये अकोशिकीय होते हैं। असेल्युलर, मतलब इनमें एक पूर्ण कोशिका जैसी कोई मशीनरी ही नहीं होती। देखो, वायरस की कार्यप्रणाली बेहद खौफनाक और चालाकी भरी है। वायरस शब्द का अर्थ ही है विष या जहरीला तरल। अच्छा। हाँ, जब ये किसी जीवित शरीर के बाहर होते हैं तो ये पूरी तरह से निर्जीव रवे की तरह पड़े रहते हैं, जैसे कोई नमक या चीनी का कण हो। क्रिस्टल की तरह। बिल्कुल। लेकिन जैसे ही ये किसी जीवित कोशिका के अंदर घुसते हैं, ये तुरंत उस होस्ट सेल की पूरी मशीनरी पर कब्जा कर लेते हैं। और फिर ये उस कोशिका को मजबूर करते हैं कि वो अपने काम छोड़कर सिर्फ वायरस की कॉपियां बनाए, और अंत में उस कोशिका को मार देते हैं। बाप रे, इसकी खोज का इतिहास भी कम रोचक नहीं है। इवानोवस्की ने पहली बार देखा कि तंबाकू के पत्तों में मोज़ेक रोग फैलाने वाला रोगाणु बैक्टीरिया से भी छोटा है। हाँ, क्योंकि वो बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर से भी पार निकल गया था। और बाद में स्टैनले ने बताया कि वायरस को रवेदार किया जा सकता है। लेकिन यहाँ परीक्षा के लिए जो सबसे जरूरी एग्जाम पॉइंट है वो बेजरिंग का कथन है। 1898 वाला। हाँ, उन्होंने संक्रमित तंबाकू के पौधे का रस निकाला और उसे स्वस्थ पौधे पर डाला, तो वो भी बीमार हो गया। उन्होंने इस रस को एक ऐतिहासिक नाम दिया, कॉन्टेजियम वीवम फ्लूइडम, जिसका मतलब है संक्रामक जीवित तरल। ये लाइन परीक्षा में अक्सर सीधे कोटेशन के रूप में पूछी जाती है। स्लाइड 13 पर अगर हम वायरस की संरचना को थोड़ा गहराई से समझें तो ये मूल रूप से एक न्यूक्लियोप्रोटीन है। इसमें कोई दिमाग या पेट नहीं होता। इसमें सिर्फ बाहर की तरफ प्रोटीन का एक आवरण होता है जिसे कैप्सिड कहते हैं। और इसका काम होता है अंदर मौजूद आनुवांशिक पदार्थ को सुरक्षित रखना। और ये जेनेटिक मटेरियल डीएनए या आरएनए कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल, लेकिन इसे बड़े परिदृश्य में समझना जरूरी है। यहाँ प्रकृति ने एक कड़ा नियम बनाया है। क्या नियम? किसी भी वायरस में डीएनए और आरएनए दोनों एक साथ कभी नहीं होते। या तो उसमें डीएनए होगा या आरएनए। आमतौर पर जो पादप वायरस होते हैं उनमें सिंगल स्ट्रैंड आरएनए होता है। और जो वायरस जानवरों को संक्रमित करते हैं उनमें सिंगल या डबल स्ट्रैंड आरएनए या फिर डबल स्ट्रैंड डीएनए हो सकता है। राइट। लेकिन यहाँ एक और खास तरह का वायरस है जिस पर सवाल बनते हैं। जीवाणु भोजी या बैक्टीरियोफेज। नाम से ही स्पष्ट है, ये वो दुस्साहसी वायरस हैं जो खुद बैक्टीरिया को भी इन्फेक्ट कर देते हैं। और एग्जाम पॉइंट ये है कि जीवाणु भोजी में आमतौर पर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए पाया जाता है। एकदम सही। और अंत में स्लाइड 14 पर प्रकृति के इस अद्भुत वर्गीकरण की कहानी को हम लाइकेन के साथ समाप्त करते हैं। लाइकेन? इसे मैं प्रकृति की सबसे बेहतरीन साझेदारी कहता हूँ। लाइकेन असल में कोई एक जीव नहीं है, बल्कि ये शैवाल और कवक का एक बेहद घनिष्ठ सहजीवी संबंध है। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। हाँ, ये दोनों एक साथ इतने घुले मिले रहते हैं कि अगर आप लाइकेन को जंगल में पेड़ की छाल पर देखेंगे तो आपको लगेगा ही नहीं कि ये दो अलग अलग जीव हैं। आपको लगेगा कि यह एक ही पौधा है। इस साझेदारी में दोनों का अपना अपना काम बटा हुआ है। शैवाल वाले हिस्से को शैवालांश कहते हैं, जो स्वपोषी होता है, वो प्रकाश संश्लेषण करके खाना बनाता है। और कवक वाले हिस्से को कवकांश कहते हैं। कवक खाना नहीं बना सकता, लेकिन वह शैवाल को रहने के लिए सुरक्षित जगह देता है। और मिट्टी या चट्टान से पानी और खनिज सोखकर शैवाल तक पहुंचाता है। मतलब तुम मुझे पानी और घर दो, मैं तुम्हें खाना दूंगा। दो जिस्म एक जान वाली बात हो गई है तो। बिल्कुल।
और इस क्लास का आखिरी और बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जाम पॉइंट पर्यावरण के नजरिए से है। लाइकेन प्रदूषण के बहुत अच्छे संकेतक होते हैं। पोल्यूशन इंडिकेटर्स। हाँ, ये इतने संवेदनशील होते हैं कि जिन इलाकों में प्रदूषण होता है, विशेषकर हवा में सल्फर डाइऑक्साइड का प्रदूषण, वहां लाइकेन बिल्कुल नहीं उगते। ये प्रकृति का अपना अलार्म सिस्टम है। अगर आपके शहर के पेड़ों से लाइकेन गायब हो रहे हैं तो समझ लीजिए कि आपकी हवा जहरीली हो रही है। बहुत खूब कहा। यदि आपको स्लाइड का कोई पॉइंट समझ में ना आए और कहीं पर कोई भी डाउट हो तो कमेंट करना, कोशिश करेंगे कि आपके डाउट का जल्द से जल्द रिप्लाई किया जाए। धन्यवाद।